नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे मेनली साइक्लोन्स के ऊपर। देखिए, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स एक ऐसा टॉपिक है जो छोटा है बट बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन सारे सवालों को करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया है क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसी चैप्टर में साइक्लोन्स के ऊपर में काफ़ी डिटेल से बात की गई। पहले उसे समझ लेंगे ब्रीफ में, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे विंड के बारे में बात की गई है और बेसिकली विंड के बारे में ही हम लोग जब अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम लोग साइक्लोन को भी समझ सकते हैं। देखिए, बात की जा रही है कि विंड की जो डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी होती है उसे कौन कौन से कारक अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें पता है कि जैसे जो विंड होती है वो एयर ही जब मोशन में चलती है तो विंड कहलाती है। अब विंड क्या है, विंड क्या होती है, विंड की डायरेक्शन क्या होती है? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीज़ें हमें पता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हम लोग गर्मी के दिनों में भी ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, जिस जगह पे गर्मी आ जाती है वहाँ से एयर बाकी के डायरेक्शन में चलने लगती है और रिवॉल्व करती है। जो छोटी चीज़ें होती है जैसे प्लास्टिक वगैरह, उसके पीछे का भी रीज़न यही है कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। अब जो सरफेस में विंड होती है वो फ्रिक्शन भी एक्सपीरियंस करती है। इसके अलावा जैसे हम लोग देखें अर्थ के रोटेशन में, वो भी विंड मूवमेंट को अफेक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ जब रोटेट करती है, अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जब रोटेट करती है तो उस टाइम पे भी विंड डेफिनेटली अफेक्ट होगी। सो इसके अलावा हमें पता है कोरियोलिस फोर्स के बारे में भी। क्या होता है? देखिए, अर्थ जब रोटेट करती है तो जो फोर्स लगाती है रोटेशन के कारण वो क्या कहलाती है? वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। सो व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स? कोरियोलिस फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी जब घूर्णन करती है, रोटेट करती है, तो उस कारण जो फोर्स लगती है वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल विंड है अर्थ सरफेस में, वो किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है? वो मेनली तीन चीज़ों से। पहली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरी फ्रैक्शनल फोर्स और तीसरी कोरियोलिस फोर्स। अभी तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे। पहला सवाल तो ये कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है। थोड़ा ब्रीफ में समझ लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के बारे में। नाम से समझते हैं, जैसे कि पता चल रहा है कि प्रेशर की बात की जाएगी। तो देखिए, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस करती है, कहीं पे भी मान लीजिए कोई पोजीशन है अर्थ की, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने फोर्स प्रोड्यूस किया, और एक दूसरी जगह है, दूसरी लोकेशन है, वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने फोर्स प्रोड्यूस किया। अब उन दोनों जगहों के बीच की जो फोर्स डिफरेंस आई वही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत ही सिंपल बात है, दो अलग अलग जगहों के बीच की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आती है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है। अब अगर ऐसी बात है तो हमें पता है कि अर्थ में जो दो सेम लाइन को जिनकी प्रेशर सेम है उन्हें जो जोड़ती है वो क्या कहलाती है? वो आइसोबार्स कहलाती है। तो जहां पे आइसोबार क्लोज होंगे वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है? वो कम है। लेकिन जब दूर दूर होंगी तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो उस जगहों पे वीक देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जो डिफरेंस होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वही प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहलाएगी। अगला देखिए फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से ही पता चलता है कि हाँ, फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगेगी वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी। और फ्रिक्शनल फोर्स भी विंड के स्पीड को अफेक्ट करेगी, प्रभावित करेगी, और सरफेस में ये ज़्यादा होगी और एलिवेशन के बाद ये घटती जाएगी। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कोरियोलिस फोर्स का, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? अर्थ जब रोटेट करती है तो उस डायरेक्शन के कारण, रोटेशन के कारण जो फोर्स लगती है वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। ये फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोरियोलिस फोर्स के बारे में, चूंकि हमें पता है कि जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो इससे क्या होता है कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो राइट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैं इसे समझाता हूँ। तो इसी कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि जो विंड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। तो अब आप इसे इमेजिन करें, अगर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है तो ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, शिफ्ट करती है। ये चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। अभी देखिए, हमने तीन तरह के फोर्सेस जो कि मेनली एसोसिएटेड होते हैं विंड के मूवमेंट से, उसकी बात की। कौन कौन से थे? सबसे पहला तो हमने देखा कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो कि प्रेशर डिफरेंस के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस के कारण लग रहा था। और तीसरी हमने बात की कोरियोलिस फोर्स की। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विंड की, तो देखिए, जो विंड अपर एटमॉस्फेयर में चलते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में चलती है, यानी लगभग 2 से 3 किलोमीटर सरफेस के ऊपर, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती, क्योंकि वो अर्थ के सरफेस पे तो है ही नहीं। तो
फ्रिक्शनल फोर्स ये मेनली अफेक्ट नहीं करती, बल्कि दो चीज़ों से अफेक्ट करती है। पहली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लगेगी और दूसरी कोरियोलिस फोर्स लगेगी। अब देखिए, अगर आइसोबार स्ट्रेट है, कहने का मतलब ये है कि जब आइसोबार डायरेक्टली लग रहा है और कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बैलेंस होती है कोरियोलिस फोर्स से, और यही रिजल्टेंट जो विंड है वो आइसोबार के पैरेलल मूव करती है, और ये विंड क्या कहलाती है? जियोस्टॉपिक विंड। सो जैसे कि मैं बता रहा था, साइक्लोन आपको लो प्रेशर के सेंटर में देखने को मिलेगी। सो आइए समझते हैं फिर ये लो प्रेशर कैसे होता है, डायरेक्शन क्या होती है। बहुत सिंपल वे में समझते हैं। आप इसे ऐसे सोचिए कि जो हवा है यहाँ पे क्या है? गर्म हवा, क्योंकि गर्म हवा में ही हमने देखा है साइक्लोन उठते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? साइक्लोन समझ रहे ना आप, स्पाइरल जो मूवमेंट होती है विंड की वो। तो अब यहाँ पे जब गर्म हवा है तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, इतनी बात से आप सब लोग एग्री हैं। अब यहाँ पे जगह थोड़ी खाली हो गई, ठीक है। हवा ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि सारी की सारी उठ गई, मान लीजिए कि जितनी हवा थी उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो ऊपर चली गई। तो अब इसका मतलब साफ साफ ये है कि साइड से ये हवा को निमंत्रण मिला है कि अब आप आकर के इस जो काली जगह है उसे भरिए, ठीक है। अब ये हवा आती है, बहुत ही सिंपल वे है कि हवा तो आ रही है किधर से? बाहर से। किधर की ओर? अंदर की ओर। ये भी ध्यान रखिएगा, साइक्लोन में बाहर से अंदर की ओर हवा आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर हवा स्पाइरली कैसे मूव कर रही है? तो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है फेरल लॉ का कि जो अर्थ मूव करती है, अर्थ जब मूव करती है, ये मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। सो ये देखिए, बाहर से अंदर की ओर हवा आ रही। अब ये बताइए कि ये किस साइड मूव करेगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हम लोग देख रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये लेफ्ट की ओर मुड़ेगी, ठीक है, फेरल का नियम। तो ये लेफ्ट की ओर जब मुड़ रही है, ध्यान से देखिए, ये इस डायरेक्शन में, इसका लेफ्ट कौन सा होगा? बताइए, ये वाला पोर्शन। तो इस साइड में हल्का हल्का शिफ्ट कर रही है। तो अब ये देखिए किस तरह की डायरेक्शन बनी, बताइए कौन सा डायरेक्शन हुई? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो ये हम साफ साफ देख रहे हैं ये कौन सी डायरेक्शन है। सो अभी मैंने बताया कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि ये जो डायरेक्शन चलनी चाहिए थी उससे थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेगी। देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेगी। और अब ये अगर मैं इसे डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी? बताइए, ये किस तरह की डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप साफ साफ देख सकते हैं, घड़ी तो ऐसे चलती है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो बस यहीं से आप समझ लीजिएगा। अब ये हो क्यों रहा है? तो फेरल का नियम हमें पता है। फेरल का क्या कहना था? फेरल का ये कहना था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगी, उत्तरी गोलार्ध होगी, वहां पे जो हवाएं हैं वो राइट की ओर शिफ्ट करेंगी, ठीक है। और यही लग रहा है इसमें। तो अगर आप समझ गए कि हाँ इस रीजन से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, तो बाकी बाकी जो चारों चीज़ें हैं, कौन कौन सी चारों चीज़ें? एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो दो डायरेक्शन बनेगी, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पे जो एंटी साइक्लोन और साइक्लोन दोनों में जो बनेगी। तो जैसा कि मैंने बता दिया, अब फिर से इसे समझ लेते हैं। सो ये चार्ट सबसे बेहतर है। ये चार्ट से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आए हैं। तो सबसे पहले हमने बात की साइक्लोन की। तो देखिए, साइक्लोन का प्रेशर कंडीशन क्या होगा? हमने बात की लो प्रेशर बन जाता है। क्यों लो प्रेशर बन जाता है? क्योंकि हवाएं क्या होती है? गर्म होती हैं। इसीलिए तो ये ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हवाएं गर्म होती हैं, तो हवाओं का प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घटने के कारण हवाएं ऊपर उड़ती हैं और साइड से हवाएं आना शुरू करती हैं, और वही हवाएं फेरल लॉ के कारण मूव करना शुरू करती हैं और क्या बनाती है? साइक्लोन। यही तो सिंपल सी फेनोमिना। अच्छा, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा साइक्लोन के अंदर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने देखा। एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा? क्योंकि ये थोड़ा राइट शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही राइट शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये डायरेक्शन बनना शुरू हो जाएगी। अब इसी के वाइसे वर्सा कहाँ होगा? उसी के वाइसे वर्सा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर मैं बात करूँ सदर्न हेमिस्फीयर में, अभी सिर्फ साइक्लोन को समझिए। अगर आप साइक्लोन को समझ लेंगे तो एंटी साइक्लोन जस्ट उसका उल्टा है। तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी बताइए सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर? सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये हमारी मान लीजिए लो प्रेशर वाला जोन है, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनेगी? यहाँ पे अगेन डायरेक्शन के किस साइड में मूव करेगी? लेफ्ट साइड में। तो अगर ये लेफ्ट साइड में मूव करेगी, आप इसे ऐसे देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में। सो ये देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ये विंड की डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन, लेकिन लेफ्ट शिफ्ट करेगी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्शन है, यहाँ पे भी हल्का लेफ्ट शिफ्ट करेगी, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हल्का लेफ्ट शिफ्ट करेगी, और ये लेफ्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनी बताइए? घड़ी की दिशा बनी ना, तो ये बनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यही रीजन है बस, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होने का, कि जो फेरल का नियम है उसका ये कहना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड राइट साइड डिफ्लेक्ट करेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड। अच्छा, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज के अंदर क्या होगा? देखिए, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर जो सेंटर बनेगा वो हाई सेंटर बनेगा। ये चैप्टर पर कभी बात करेंगे एटमॉस्फेरिक विंड पर, तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बस साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में समझ लेना है।
सो अभी मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात की। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? वायलेंट स्टॉर्म होंगे, हमें पता है कि ट्रॉपिकल एरिया में होंगे और कोस्टल सिटीज़ में मूव करेंगे और भारी तबाही मचाएंगे। अब देखिए ये जो साइक्लोन होते हैं ना, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि किन एरियाज में क्या कहा जाता है। तो ऑफकोर्स इंडियन रीजन में, इंडियन ओशन में ये साइक्लोन कहे जाएंगे। अटलांटिक में अगर हम लोग देखें तो हरिकेन कहे जाएंगे। वेस्टर्न पैसिफिक और सदर्न साउथ चाइना सी वाले रीजन में टाइफून कहे जाते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में विली विली। ऑस्ट्रेलिया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिविल सर्विसेज में भी पूछा गया है। अब समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन फेवरेबल थे। तो पहली चीज़ तो ये कि टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यानी वार्म टेम्परेचर आप कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़। सी सरफेस ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा देखिए कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमने बताया था ना कि अर्थ जब मूव करती है जो फोर्स लगती है वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। और वर्टिकल विंड स्पीड के बीच वेरिएशन होना चाहिए। तो वही मैंने बात की थी कि वर्टिकल जो आइसोबार्स होते हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए। अब प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लो प्रेशर का एरिया होना चाहिए। ठीक है, क्यों लो प्रेशर? मैंने बता दिया, हवा जब गर्म होगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लो प्रेशर का एरिया बनेगा। उसके बाद अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। ये सारे कंडीशन दिए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो साइक्लोन होगी 20 डिग्री के ऊपर वाली, वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी। ये इमेज देखिए किस तरह से शिफ्ट होगा, आउटफ्लो दिया गया। और ये साइक्लोन की आई होती है। साइक्लोन जहाँ से ओरिजिनेट होती है ना, वो आई कहलाती है। और जिस पोजीशन से ये बाहर निकल करके विंड जा रही है वो आई वॉल कहलाती है। अब देखिए एक बात इसमें और समझिए, आई के बारे में समझ लीजिए कि जो साइक्लोन की आई है, आँख है, चक्षु है, उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो आई है वो काम रीजन होगा सबसाइडिंग एयर का। अब आई वाल की हमने बात की जो कि स्ट्रॉन्ग स्पाइरली एक्सटेंड करेगी, हवा में बहुत ऊपर तक जाएगी। और विंड मैक्सिमम 250 किलोमीटर पर आवर तक मूव, हवा जो है वेलोसिटी जो है वो इतना मूव करेगी। सो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही पता करते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो वाकई में एप्लीकेबल है या नहीं। देखिए सिविल सर्विसेज 1995 में पूछा गया विली विली क्या है। क्या ये कोई पेड़ है जो टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है? कोई विंड है क्या जो डेजर्ट में ब्लो करती है? क्या ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, या कोई फिश है? तो ऑफकोर्स हमें पता ही ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो साइक्लोन्स होती हैं वो विली विली कहलाती हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। हाँ, तो एक दौर वो भी था सिविल सर्विसेज का जब इस तरह के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में आते थे। अगला सवाल देखिए, साइक्लोन किसके कारण होता है? हमने क्या बात की थी? साइक्लोन में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जोन बनेगा। ठीक है, प्रेशर कम होगा तभी तो ऊपर की ओर हवा शिफ्ट करेगी और साइक्लोन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2016 का साइक्लोन के आई के बारे में पूछा गया। तो साइक्लोन के आई में लोएस्ट प्रेशर होगा, हमने बात की थी, प्रेशर सबसे कम होगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड लोएस्ट प्रेशर। ये देखिए CAPF 2010 का क्वेश्चन है। आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन दिए गए हैं और बताना है कि करेक्टली मैच है, कौन सा करेक्टली मैच है। हरिकेन ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है क्या? नहीं, हरिकेन अमेरिकन रीजन में कहा जाता है। और विली विली जापान नहीं, ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड में। और बगेयू जो है वो फिलीपींस में, हाँ ये सही है, बगेयू फिलीपींस में कहा जाता है। टाइफू या टाइफून आप कह लीजिए, जापान में है, जापानी शब्द है, ना कि नॉर्थ अटलांटिक में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बगेयू फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CAPF 2011 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि साइक्लोन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नोट पे आपको फोकस करना है। तो पहला देखिए, इट इज़ अ विंड सर्कुलेशन सिस्टम विद अ लो प्रेशर एट द सेंटर। हमने बार बार बात की है कि ये लो प्रेशर बनाएगा तभी तो हवाएं ऊपर चलेंगी और फिर बाकी की हवाएं आएंगी और फिर शिफ्ट होगा। और दूसरा देखिए, ब्रिंग अबाउट सडन चेंज इन वेदर कंडीशन। हाँ बिल्कुल सही है, वेदर तो कंडीशन में सडन चेंज देखने को मिलेगा। विंड मूवमेंट टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने बात की थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स जो है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऑफकोर्स, ना कि क्लॉकवाइज। तो थर्ड तो गलत है। हरिकेन कहा जाता है वेस्ट इंडीज में, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि ये नॉट करेक्ट है, उल्टा कह दिया ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेनेवर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स टू लैंड मच ऑफ इट्स सिवियरिटी इज रिड्यूस। यानी जब भी कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड की तरफ मूव करती है तो इसकी जो सिवियरिटी है, जो गंभीरता है, जो तीव्रता है, वो घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? इट्स सोर्स ऑफ मॉइस्चर इज कट ऑफ। क्या मॉइस्चर कट ऑफ हो जाती है? हाँ, मॉइस्चर थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड की ओर जा रही है, इसलिए लैंड में ऑफकोर्स सी के मुकाबले कम होगा, कम ही मॉइस्चर होगी। दूसरा, फ्रिक्शन ओवर लैंड किल्स ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमने बात की थी कि 3 तरह के जो मेनली फोर्स लगते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमने बात की थी जिस तरह से कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती, तो फ्रिक्शन खत्म नहीं करती।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर ऑप्शन ए 1 ओनली। सो देखिए ये हमारे सीरीज का बेस्ट क्वेश्चन का टैग मैं इसे दूंगा इस सेकेंड स्टेटमेंट के कारण। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हाँ लैंड में पहुंचते पहुंचते ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन फ्रिक्शन है क्या? नहीं, फ्रिक्शन नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि मॉइस्चर लॉस्ट हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ठीक है, क्योंकि लैंड में जा रही है तो वहां पे मॉइस्चर कम मिलती है, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन की सीवियरिटी घटना शुरू हो जाती है, ना कि फ्रिक्शन के कारण। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए 1 ओनली है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि हाँ ट्रॉपिकल साइक्लोन तो घट जाती है लैंड पे, लेकिन इसके पीछे का रीजन फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2020, जैसे कि मिक्सअप करके कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है। जेट स्ट्रीम क्या सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आकर करती है? बिल्कुल नहीं, है तो 9th NCERT में, और ऑलरेडी मैंने CAPF की जो सीरीज बनाई वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का जेट स्ट्रीम से, तो वहाँ पे भी मैंने कवर किया है। तो ये तो बात गलत है, दोनों ही हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। कुछ ही साइक्लोन में आई डेवलप होगा, हाँ ये भी सही है, कुछ साइक्लोन में आई डेवलप होगा, लेकिन अगर आप 1 को एलिमिनेट करते हैं यहाँ से तो देखते हैं क्या मिलता है। देखिए जब हम 1 को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं और दोनों में ही 2 है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको एलिमिनेशन करनी है ताकि आपको जरा भी कन्फ्यूजन ना रहे। अब तो आप बिल्कुल श्योर हो गए कि हाँ सेकंड करेक्ट ही है। और तीसरा देखिए, द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग्स, यानी जो आई में जो टेम्परेचर होगी वो सराउंडिंग्स के मुकाबले कम होगी 10 डिग्री। ये तो उल्टा कह रहे हैं, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेसर नहीं हायर देन द सराउंडिंग। क्यों? क्योंकि जिस सेंटर से, जिस आई से साइक्लोन ओरिजिनेट होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर की होगी, हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखा था, प्लस लो प्रेशर का जोन होगा। लो प्रेशर के हाई टेम्परेचर के कारण ही तो वो लो प्रेशर का जोन बन रहा है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर चलना शुरू हो गई, तो यहाँ पे लो प्रेशर का जोन बन गया और यही ट्रॉपिकल साइक्लोन को डेवलप करने में मदद कर रहा है। तो थर्ड वाला भी बिल्कुल गलत है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन C 2 ओनली। देखिए आप चीज़ों को जब कॉन्सेप्चुअली समझ के चलते हैं कि हाँ लो प्रेशर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो बन रहा है, तो तब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन सी बात करेक्ट है। अब की बारी नॉट करेक्ट नहीं पूछा गया, CAPF 2018 का क्वेश्चन है। ये ओरिजिनेट करती है वार्म ओशन सरफेस में, हमने देखा हाँ वार्म ओशन सरफेस 25 डिग्री से भी ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, कोरियोलिस फोर्स के प्रेजेंस में होता है, हाँ बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स होना जरूरी है, क्योंकि अगर अर्थ में जो विंड है वो मूव नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा। तीसरा देखिए, इट अकर्स इन मिडिल लैटिट्यूडनल रीजन, ये बात तो सरासर गलत है, ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट होगी। चौथा देखिए, इट डेवलप आई विथ काम एंड डिसेंडिंग एयर कंडीशन, ये तो हमने पढ़ा था NCERT की बुक से लिया गया 11th से डायरेक्टली, कि इसमें आई भी डेवलप करेगी और ये काम एयर कंडीशन वाला पोजीशन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा फिर ऑप्शन B 1, 2 एंड 4। अगर आप 3 को भी एलिमिनेट करते तो 2 ऑप्शन आपके चले जाते, तो ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, UPSC सिविल सर्विसेज 2015 का है। साउथ अटलांटिक और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन में ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर जो आते हैं साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होती, इसके पीछे की क्या वजह है। सी सरफेस टेम्परेचर कम होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बहुत ही सेल्डमली अकर करती है, कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम होता है, या लैंड का एब्सेंस देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहले इस तरह के सवालों में ये सोचना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनती है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन तो ये है, क्या कंडीशन है बताइए, लो प्रेशर, इसे आपको नहीं भूलना है, लो प्रेशर का जोन बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, ये रीज़न है इसके पीछे का। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है अगर वो लो रहा तो फिर साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर ऑप्शन A, सी सरफेस टेम्परेचर्स आर लो। अगला सवाल देखिए, अगेन सिविल सर्विसेज 2002 का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको असर्शन दिया गया कि जो सरफेस विंड होगी वो स्पाइरल इन्वर्ट करेगी सेंटर में साइक्लोन के। तो हमने बात की थी साइक्लोन के सेंटर की ओर ऐसे ऐसे जो मूव करती है साइक्लोन, वो जो है वो इन्वर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था कि बाहर से जो एयर आती है वो इन्वर्ट जाती है किसमें, साइक्लोन के सेंटर में। तो फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखिए, एयर डिसेंड करती है सेंटर में, हाँ ये भी सही है, एयर डिसेंड करती है सेंटर में, साइक्लोन के सेंटर में। तो दोनों ही बातें करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसी के कारण ये इनवर्ड मूव करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगेन देखिए, ये स्टेट PSC UP PCS का आपसे ट्रॉपिकल साइक्लोन दिया गया और देश के नाम पूछे गए। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हाँ ये हर एग्जाम्स के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं। तो बगौर हमने सबसे पहले बात की थी फिलीपींस के अंदर, हरिकेन हमें पता ही है अमेरिका में, और टाइफून चाइना में, और विली विली ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इससे आप मैच कर लेना।
अगला सवाल देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फाउंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड ड्यू टू, यानी 10 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक और 10 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे देखिए, हाई टेम्परेचर के कारण, लो सैलिनिटी के कारण, ग्रेटर डेप्थ ऑफ वाटर के कारण, या मिनिमम कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो देखिए, हमें पता है कि जो अर्थ का इक्वेटर है, इक्वेटर के अंदर कोरियोलिस फोर्स बिल्कुल ही कम होती है, जीरो होती है, राइट। तो मिनिमम कोरियोलिस फोर्स के कारण यहाँ पे कम कोरियोलिस फोर्स है, और इसी कम कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो साइक्लोन्स है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, वो ओरिजिनेट नहीं हो पाती। हालांकि अगर कोरियोलिस फोर्स को आप अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो कोरियोलिस फोर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एग्जाम का, CDS 2021 का। तो मतलब अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं। ये मैच करना काफ़ी इजी होगा अब आपके लिए। साइक्लोन्स कहाँ पे कहे जाते हैं, हमने सबसे पहले बात की इंडियन ओशन में। हरिकेन तो हमें पता ही है, अटलांटिक ओशन में। टाइफून कहा जाता है साउथ चाइना सी में और विली विली ऑस्ट्रेलिया में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, CDS 2019 का है। आपसे पूछा गया है कि जो साइक्लोन है उसके बारे में कौन सी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। टेम्परेट साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ वेस्टर्लीज, वेयर एज ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉलो ट्रेड विंड्स। तो टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होती है, टेम्परेट साइक्लोन जो हमने बात की ना एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो वो होती है टेम्परेट साइक्लोन। ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, हाँ सही बात है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, ये फेरल के कारण। और ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें, ट्रेड विंड्स को फॉलो करती है। हाँ, ट्रेड विंड्स जो होती है वो ईस्टर्लीज कहलाती है, जो कि परमानेंटली ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करती है। तो फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा देखिए, द फ्रंट साइड ऑफ द साइक्लोन इज नोन एज आई ऑफ साइक्लोन। फ्रंट साइड क्यों, फ्रंट साइड क्यों, जो सेंटर होगी वही तो आई कहलाएगी ना, जहाँ से साइक्लोन ओरिजिनेट होगी। सेकेंड गलत है। साइक्लोन पजेस सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, नहीं, सबसे गलत बात यह है लो प्रेशर होगी, और तो ये थर्ड भी गलत है। चौथा देखिए, हरिकेन आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन विच डेवलप ओवर मिड लैटिट्यूड, नहीं मिड लैटिट्यूड में नहीं। सो यहाँ पे साइक्लोन से आए हुए सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं हमारे यूपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।